किडनी विवाद के बाद अब मछली विवाद सामने आया है। मुझे लगता है कि ये उन लोगों ने भाजपा के हाथ में एक मुद्दा थमा दिया है कि भाई आप हिंदू हैं, कैसे आप सनातनी कहते हैं, आप मछली खा रहे हैं सावन में या नवरात्रा में। खाने पीने की चीजों में आप मुद्दा बना रही है, भी कोई मुद्दा है? आप हिंदू का ठेका तो नहीं लिया ना, हम क्या खाते हैं ये आप डिसाइड कीजिएगा। आप सूर्य ग्रहण के समय नीतीश कुमार ने खाया था तो लालू प्रसाद ने इसको मुद्दा बनाया। बिल्कुल सही बोले। आप करें तो ठीक और दूसरा करे तो गड़बड़। नहीं, मैं तो दोनों पे ही सवाल उठा रही हूँ। ठीक बात है, मेरा सवाल दोनों पर है कि आप ये क्या कर रहे हैं। आप बाद में जो भी सफाई दें, लेकिन एक चुनाव के समय पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियन विवाद में रहना चाहता है, ये स्ट्रेटेजी भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़। मैं हूँ प्रीति प्रभा और हम हाजिर हो चुके हैं कुछ राजनीति सवाल जवाब के साथ। और सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं जन मीडिया के दो वरिष्ठ पत्रकार कमलेश जी और प्रणव कुमार चौधरी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। हम सवाल आरजेडी से लेना चाहते हैं, शुरुआत आरजेडी के सवालों से करना चाहते हैं कि आरजेडी ने पहली बार 22 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सिवान पर अभी भी चुप्पे साध रखा है। तो आरजेडी क्यों रिजर्व रखा है सिवान सीट को, और फिर क्या वहाँ पे कन्फ्यूज़न है, क्या है स्थिति? महागठबंधन में सिवान शुरू से बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र रहा है। शुरू में माले का दावा था उस पर, सिवान पर। अब क्या है कि सिवान पर जो राजद के पूर्व सांसद जो अब नहीं रहे, शहाबुद्दीन का कब्जा लंबे समय तक रहा और उनका परिवार जो है यूँ मानता है कि सिवान का क्षेत्र उनका है। उन लोगों का दावा है उनकी पत्नी हिना शहाब वहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं। और दूसरी तरफ अवध बिहारी चौधरी राजद के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और माना जाता है कि राजद में उनकी हैसियत बड़ी है, तो उनका भी दावा है उस वहाँ से चुनाव लड़ने की। तो दोनों के बीच टिकट अगर ये माना जा रहा है कि अगर अवध बिहारी चौधरी को टिकट दे दिया गया तो हिना शाह वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। तो इसे देखते हुए राजद ने अभी, चूँकि वहाँ दोनों के बीच कोई डील करनी है, इसीलिए वहाँ से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई, ऐसा मुझे लगता है। जी, क्या यही वजह है कि राजद ने चुप्पे साध रखी है? हमको लगता है कि अवध बिहारी चौधरी ऑलरेडी पहले से अपना तैयारी कर रहे थे। उनको फीडबैक मिला था कि आप जाके चुनाव के लिए तैयारी कीजिए। लेकिन इस बीच जो हिना साहब पहले रिलक्टेंट थी, पता नहीं क्यों रिलक्टेंट थी, लेकिन बाद में लगा कि वो इंडिपेंडेंट खड़ा होंगे, उनके बेटा और उनके बात हो रही थी, तो फाइनली हिना साहब ने डिसाइड किया कि इंडिपेंडेंट खड़ा करना है। तो हमको लगता है कि इस बीच में लालू जी को पता चला कि ऑफिशियली मीडिया में पप्पू यादव बोल चुके हैं कि मैं हिना साहब के फेवर में सिवान में कैंपेन करूंगा। तो ये एक विरोधाभास हो गया, क्योंकि पूर्णिया में वो रिबेल लड़ रहे हैं और उसके फिर रिबेल के सपोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि हिना साहब कई बार खड़ा हुई, जीती कभी नहीं है। लेकिन एक वोट काटने का जो प्रक्रिया है, क्योंकि उनका अपना वर्चस्व रहा है, उनके पति का, शहाबुद्दीन जी का, तो वो वर्चस्व का समेटने में और अपना एक वर्चस्व बनाए रखने में, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में वर्चस्व है तो उस बनाए रखने के लिए वो चाहती थी कि हम खड़ा हों, जो हो रही है। तो इसके बीच में आया कि पप्पू यादव उनके हेल्प करने जाएंगे और वहाँ पर वो कैंपेनिंग करेंगे। तो लालू जी इसको डिफ्यूज़ करने के लिए, जैसा कि हमको पता चला है रिपोर्ट से भी और सूत्रों से भी, कि जो फातिमी जी हैं राजद के नॉमिनी हैं मधुबनी से, पहले जेडीयू में थे, अभी राजद में आएंगे। उसके पहले भी आरजेडी के मंत्री थे, यूनियन मिनिस्टर थे एजुकेशन में वहाँ, और 3-4 बार से दरभंगा से जीते हैं। तो उनको लगाया गया है कि आप हिना साहब से बात कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए, अगर नहीं है ऐसा कुछ तो उनको टिकट दिया जाएगा। इसलिए अवध बिहारी चौधरी भी अब दुविधा में है। ये प्रक्रिया सिर्फ एक ही सीट पर है, 22 में से 3 सीट हो गया वीआईपी, तो 25 हो गया, एक है सिवान, 26 सीट हो गया। तो एक सीट पर इतना जीत, क्योंकि वो बहुत प्रेस्टिजियस सीट है, और ख़ास करके पूरा सेगमेंट जो। आपको क्या लगता है कि महागठबंधन की तरफ से कौन होगा वहाँ का उम्मीदवार? अगर हिना साहब तैयार हो जाती हैं आरजेडी के टिकट पर लड़ने के लिए तो वही होगा, तब तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। हिना साहब तो चाहती ही है, अदरवाइज जो टिकट देगा या नहीं देगा कि नहीं देगा, ये डिपेंड करता है कि पप्पू यादव और हिना साहब में क्या बातचीत हुई है। प्लस एक जो सेगमेंट है एमवाई का, वो बहुत स्ट्रांग है वहाँ। यादव का भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और मुस्लिम भी उतना ही ज़्यादा है, तो वो सेगमेंट को फ्रैगमेंटेशन से रोकना होगा उनको।
लेकिन थोड़ा सा भी चंक वोट, 1 लाख वोट भी मान लो चला जाता है या 1.5 लाख वोट चला जाता है हिना साहब के, और प्लस उनका जो बेनिफिशरी बहुत है। एक्चुअली शहाबुद्दीन का जो सिवान और सिवान के आसपास जो है वो ह्यूज बेनिफिशरी है, यंग लड़का है और वहाँ के लोकल जो लोग हैं, तो उसका अगर वोट आ जाता है तो वो तो अवध बिहारी चौधरी के लिए बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हमको लगता है, मुझे लगता है कि चूंकि अवध बिहारी चौधरी राजद के बड़े मतलब समर्पित नेता माने जाते हैं शुरुआत से, तो हो सकता है कि अवध बिहारी चौधरी को लालू प्रसाद समझा लेने में कामयाब हो जाएं और हिना साहब को हाँ ये भी। दूसरी बात ये भी कि लालू जी ने कॉन्फिडेंटली उनको कहा कि जाइए आप कीजिए, जो उनका तरीका है करने का, कि सिंबल नहीं दिए कहे कि जाइए आप पहले कीजिए। अभी भी देखिए 22 सीट में हम लोग आधा सीट जानते ही हैं कि किसको किसको कहाँ लड़ाना है, वो पता है। ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस किया कल, अदरवाइज तो पता ही है कि जाइए आप काम कीजिए, जाइए आप तैयारी कीजिए। वो अब उनके लिए एक पोजीशन का फॉल्स पोजीशन भी हो जा रहा है। और लॉयल आज से नहीं रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी सिवान के एमएलए बहुत दिन हो रहे हैं और बहुत हाईएस्ट मार्जिन से जीते। अभी हाल में वो स्पीकर थे, स्पीकर से हट के तब अभी उनको टिकट दिया। बहुत ओल्ड आदमी है और एक्टिव है सिवान में, तो अब उनको नहीं देना वो तब हो सकता है जबकि हिना साहब पर कुछ एग्रीमेंट हो सकता है बैठ भी जाएं और तब कहेंगे ठीक है उनको हम सपोर्ट करेंगे। ये ऑफिशियली उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी पप्पू यादव भी बहुत एंटी लालू ये कर रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। तो इसीलिए हमको लगता है कि ये अभी डिफिकल्ट सिचुएशन है। अदरवाइज देखना होगा क्या होता है अनदर 2-3 डेज में। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, हाँ, कि सिवान में जो टिकट मिलता है वो सिर्फ सिवान के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, आसपास के इलाकों के, आसपास के क्षेत्रों के जो अल्पसंख्यक वोट हैं उन पर भी असर पड़ता है कि आप सिवान में किसको उम्मीदवार बना रहे हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना, मुझे लग रहा है कि लालू प्रसाद जी इसको भी ध्यान में रखना। खास करके ओबीसी ने तो विड्रॉ कर लिया है सब जगह से, एक जगह किशनगंज छोड़ के, तो उसका भी जो समर्थक है उसका भी एक थोड़ा चंक है वहाँ पर जो उनके लॉयलिस्ट हैं, तो वो भी वोट दे सकते हैं हिना साहब को। उनसे भी बातचीत हुई थी पहले। ये पूरा मामला फंस रहा है। तो सिवान सीट को लेकर जो हम बात हाई स्टेक्स लालू जी का है कि वहाँ मुस्लिम और यादव ये बिखर न जाए, अब बाकी में इसका असर पड़ता है। हाँ, अब इस सवाल जवाब को हम यही समाप्त करते हैं। अगला और भी सवाल है और समय की भी थोड़ी पाबंदी है, तो मैं चाहूँगी कि और भी सवाल जो हमने लिया है वो भी, उसका भी जवाब आप दे दें। अब वीआईपी को 3 सीटें मिली हैं, लेकिन अभी तक एक भी कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है। क्या लगता है? वीआईपी वही है। फिर मैंने कल भी कहा था कि वीआईपी में अब लालू जी का कोई डमी कैंडिडेट खड़ा हो, लेकिन वीआईपी का तो अपना कोई सिंबल है नहीं, तो लालू जी का नहीं तो सपोर्ट में आएगा। तो 3 कैंडिडेट हैं, तो हमको लगता है जल्दी ही एक दूसरे उसमें भी चल रहा है मामला। हो सकता है कि लालू जी उसको तैयार कर रहे हो, लालू जी उसको अपोज कर रहे हो कि नहीं जीतेगा। ऐसा नाम आया है, 1-2 नाम आ रहा है। एक नाम है वहाँ से जो कि चर्चा में है, झंझारपुर से, और उनको 3 सीट मिला है, झंझारपुर, पूर्वी चंपारण, और एक वो मिला है वहाँ गोपालगंज मिला है। ये तीनों में देख रहे हैं कि गोपालगंज उनका होम डिस्ट्रिक्ट है जी। तो लालू जी चाहेंगे कि होम डिस्ट्रिक्ट में हारे नहीं। स्टेक है ना भाई, हर जगह स्टेक है उनका, परिवार का वो ट्रेडिशनल सीट है, तो इस वो भी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है। तो इस सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि कौन सा कैंडिडेट है। जब तक बिना लालू जी के नहीं होगा तब तक कोई अनाउंस नहीं। मैं ये कह रहा था कि यही तो हैरत है कि गोपालगंज की सीट उन्होंने वीआईपी को दे दी, जो कि उनका होम डिस्ट्रिक्ट है। सही बात। और ये बहुत हैरत अपने आप में, उम्मीदवार देना उतना चिंता का विषय है नहीं है, या हैरत का विषय नहीं है। हैरत का विषय ये है कि राजद ने उनको 3 सीट लड़ने के लिए दे दी, मुकेश सहनी को, वीआईपी को, जिनके पास कैंडिडेट नहीं है। तो ये अब तो मैंने ये सचमुच आने वाले दिनों में जब कैंडिडेट की घोषणा होगी तो वो चर्चा में रहेगा कि आखिर वो किसको टिकट देते हैं। नहीं कमलेश, लेकिन एक चीज़ है ना कि नेशनल पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। 9 कैंडिडेट अनाउंस कहाँ हुआ उसका? 6 कैंडिडेट हुआ होगा, हमको लगता है 3 या 4 कैंडिडेट बाकी है अभी। तो सवाल है कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, और उनको कैंडिडेट नहीं मिला, तो वो बोरो करना चाह रहे हैं। उस पार्टी को छोड़ेगा तो इधर आएगा, उसको छोड़ेगा तो इधर आएगा, यही बातचीत चल रही है। इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है कहना कि क्या होगा। वे राजेश वर्मा हैं जिनकी संलिप्तता गुंडा बैंक से है, इस तरह के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट अभी आई थी हाल में। गुंडा बैंक क्या है? गुंडा बैंक ये है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, हमको कुछ कारोबार करना है, हमको जो वो भी दबंग है। जो गुंडा बैंक चलाता है वो भी दबंग है, जो लेता है वो भी दबंग होता है, लेकिन उतना दबंग नहीं होता है जितना पैसा बोरो करने वाला होता है। खास करके नौगछिया के इलाके में, भागलपुर के इलाके में फैला हुआ है। 2000 और 90s के बीच में एक बहुत फ्लरिशिंग था
पुलिस केस भी हुआ है नवगछिया थाना में कई बार कि गुंडा बैंक वाले पैसा देते हैं ओपनली, कैश दिए, आपको कुछ चलाना हो चलाइए, कोई बिजनेस करना हो, कोई धंधा करना हो, कोई ये करना हो, तो लेकिन टोटली इलीगल है, लीगल बिल्कुल नहीं है। गुंडा बैंक नाम ही है गुंडा बैंक। तो इसके कारण हुआ था कि अभी मीडिया में कोई रिपोर्ट आई थी जिसको कि सारे चैनल वाला भी दिखला रहे थे कि वहाँ के जो एलजेपी के खगड़िया के राजेश वर्मा जी हैं, तो उन पर यह आरोप आया था कि उन संलिप्तता पाई गई। इसमें यह है कि अगर आप पैसा नहीं देते हो, एक तो सूद पर पैसा लेना है, उसके बावजूद ये पैसा आप नहीं रिटर्न करते हैं, तो आपका ज़मीन जायदाद जो भी है आपका एसेट, इमूवेबल मूवेबल जो भी है, तो वो आपको जब्त कर लेता है। तो ये एक टेंशन होता है और इस सूदखोरी का मामला होता है बेसिकली। इतना ज़्यादा सूदखोरी का मामला है कि पैरेलल इकोनॉमी चलती है और गुंडा बैंक ही की तरह है। आपसे मैंने लिया, आपको नहीं चुकाया तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाता है। अब बढ़ने के बाद अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो जो बैंक करती है वो काम वही करती है, वो बैंक एक नियमों के तहत करती है, ये लोग ज़बरदस्ती करते हैं। तो इसमें संलिप्तता पाई गई है कि ये बैंक में पैसा देते थे और इनका आरोप था और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि थाना में भी इनका नाम गया है। कोई नहीं जानता था कि ये कैंडिडेट होंगे और इस तरह का कोई डिप्टी मेयर रह चुके हैं भागलपुर में। कैंडिडेट होते ही इस बात की चर्चा हो जाती है, लोग खंगालने लगते हैं कि आपका क्या रिकॉर्ड है। सवाल है कि किडनी विवाद के बाद अब मछली विवाद सामने आया है, इस पर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी। ये बहुत रोचक है क्योंकि मेरी समझ में नहीं, हालांकि तेजस्वी यादव ने जब वीडियो डाला तो ये सचमुच बड़ा हैरत की बात है कि चैत्र नवमी शुरू हो गई है और वो मछली वाला वीडियो डाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने सफाई दी कि दरअसल वो एक दिन पहले का था वीडियो और भाजपा के लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन अब मेरी समझ में ये मुझे लगता है कि ये उन लोगों ने भाजपा के हाथ में एक मुद्दा थमा दिया है। ये आप याद कीजिए जब सावन के महीने में, आपको लगता है कि ये भी कोई मुद्दा है? अरे ये जो खाने पीने की चीज़ों में आप मुद्दा बना रही है, भी कोई मुद्दा है? हमारे यहाँ तो पहनने ओढ़ने की चीज़ों पर भी मुद्दे बन जाते हैं। हम लोग बहुत सेंसिटिव लोग हैं, हमारा समाज जो है बहुत इस मामले में बहुत एहतियात बरतता है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं। खासकर सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके खाने पीने और पहनने को लेकर हमारा समाज बहुत अलर्ट रहता है। लेकिन हमारे यहाँ तो एक पुरानी कहावत भी है कि आप खाते हैं तो अपनी इच्छा से खाते, पहनते हैं तो दूसरों की मर्जी से पहनते हैं कि वो लोगों को कैसा लगता है। ये हम अपने बारे में कहते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने किसी आइडियल की बात करते हैं, किसी बड़े आदमी की बात करते हैं, अपने किसी आदर्श की बात करते हैं, तो उसके खाने पीने पहनने ओढ़ने सबको अपने ध्यान में रखते हैं। और जहाँ भी कोई उस तरह की बात होती है हम तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत परेशानी तो होनी चाहिए। जी, आपको भी लगता है कि ये कोई मुद्दा है? हमको लगता है कि जो तुमने जो भी कहा, तो अगर ठीक से वीडियो देखी होगी तो डिज़ाइन था उस तरह का वीडियो बनाना। कोई ऐसे नहीं खाता है तो मछली ऐसे करके दिखलाता है। वो दोनों आदमी जो हैं साहनी और मुकेश साहनी और हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं और लौट रहे हैं और दिखला रहे हैं तेजस्वी यादव और मुकेश। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो दिखलाना चाहते थे, तो टेस्ट करना चाहते थे कि किस तरह के। उन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया कि 8 तारीख को खा रहे थे, लोग खा रहे हैं। खासकर विजय सिन्हा जी का बड़ा रिमार्क था, ज़बरदस्त, सनातन धर्म से जोड़ दिए। तो पहली बात तो ये है कि खाने पीने पर आपका कोई है, हम क्या खाते हैं क्या नहीं, ये मेरा पर्सनल मामला है। तो इसको आजकल के ज़माने में अभी खास करके इलेक्शन का समय है, तो इलेक्शन के समय में ये मुद्दा बन जाता है, क्योंकि सनातनी धर्म से रिलेट करते हैं लोग कि भाई आप हिंदू हैं, कैसे आप सनातनी कहते हैं, आप मछली खा रहे हैं सावन में या नवरात्रा में। अभी नवरात्रा चल रहा है तो आप नवरात्रा में कैसे मछली खा रहे हैं? तो भाई खाना है, कभी कुछ खा सकते हैं। और वो भी कहे कि कोसी का मछली चचरी मछली है, सो खा रहे हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खा रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं हो सकता है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आप दोनों से कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ये पूरा प्लान किया, वीडियो बनाया और एक मुद्दा दिया बीजेपी को बोलने के लिए, और बीजेपी ने भी इस पर रिएक्ट किया, तो ये कोई मुद्दा है क्या? मुद्दों की कमी हो गई है? यही तो टेस्ट करना था उसको, ये टेस्ट मेरे हिसाब से वो टेस्ट करना था। से जुड़े कितने सारे मुद्दे किस लेवल पे जा सकते हैं, क्या राजनीति होगी? किस लेवल पे आप जा सकते हैं, ये भी तो एक शो करता है दूसरे पार्टी को। आप हिंदू का ठेका तो नहीं लिया ना, हम क्या खाते हैं ये आप डिसाइड कीजिएगा। आप ये आप डिसाइड कीजिए, सोमवार है कि मंगल है कि शनिवार है कि रविवार है, कब खाएं नहीं खाएं, अंडा कब खाएं, चिकन कब खाएं, मटन कब खाएं, फिश कब खाएं, ये आप डिसाइड कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल मामला है। उन्होंने टेस्ट किया, कहे कि इस लेवल तक ये जा सकते, उनका ये इंटेंशन हमको लगता है, ये उनका, मेरा कहना कहीं आया नहीं है कि क्या वो खा रहे हैं और वहाँ प्याज खा रहे हैं, मिर्चा खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उसको दिखला रहे हैं। पूरा लग रहा है क्योंकि हेलीकॉप्टर है ना,
वो तो 3 ही आदमी 4 आदमी बैठता है उसमें, इसे एक आदमी वीडियो ले रहा है, 2 आदमी बैठे हुए हैं खा रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं चुनावी प्रचार में और कैसे एक कॉम्युनल लेवल पे हम चीज़ों को बांट सकते हैं। आप सनातनी, आपको कोई लाइसेंस तो मिला नहीं है कि आप सनातनी पर बोलें और सनातनी का ये करें। अब एक सनातनी पर आप हिंदू कैसे हो सकते हैं? तो मुस्लिम और यूनिट का डिवाइड करना है। एक तरह से वोट को मोबिलाइज करने के लिए, हिंदू वोट को मोबिलाइज करने के लिए, ध्रुवीकरण की राजनीति। एग्जैक्टली, आप कहीं आपके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा है? मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहूंगा। हाँ, याद कीजिए जब सूर्य ग्रहण के समय नीतीश कुमार ने खाया था तो लालू प्रसाद ने इसको मुद्दा बनाया था कि सूर्य ग्रहण में आप खाना खा रहे हैं, इसीलिए तो आप बिहार को विनाश के रास्ते पर ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो सवाल ये है कि जब आप करें तो ठीक और दूसरा करे तो गड़बड़। नहीं, मैं तो दोनों पे ही सवाल उठा रही हूँ। ठीक बात है। मेरा सवाल दोनों पर है कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप मछली खा रहे लालू हैं, जी ने उसका उस दिन फोटो कहा आप वीडियो बना रहे था, हैं, कमलेश और जी, दूसरी लालू जी तरफ ने से कहा रिएक्शन था, आता है। लालू जी ने कहा था कि चाय और बिस्कुट खा लिया है सूरज ग्रहण के का, तो जिस पर कि बिहार का ये हालत हो रहा है। कुछ कंटेक्स्ट में बोले थे वो। उन्होंने कहा कि बिहार को विनाश के रास्ते पर ले जाना चाहता है सूर्य ग्रहण में खाना। लेकिन उसमें देखो, उसमें ये आप इसके विरोधी दिख रहे हैं। नहीं, विरोधी मैं नहीं दिख रहा। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमारा समाज है, इस तरह की हमारे समाज का ये बनावट है, ये परंपरा है। लेकिन हम आप बताइए, अगर आपकी तबीयत बीमार हो जाए, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं और मुझे डॉक्टर कहे कि आपको अंडा खाना है, तो मैं क्या करूंगी? आपको फिश खाना है तो मैं क्या करूंगी? मैं नवरात्रा, दशहरा और फिर ये दिवाली ये सही है या गलत है ये बात मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हमारा जो समाज है, ग्रामीण समाज, उसको नोटिस करता है। मैं ये कह रहा हूँ वो सही है या गलत है ये तो कोई बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो ग्रामीण समाज है इसको नोटिस करता है कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। सबके बारे में वो नोटिस नहीं करता है, लेकिन जो उसका आइडियल है। समाज के आड़ में आप बच नहीं सकते, समाज को आप नोटिस करवा रहे हैं, ये भी तो होता है ना। तो ये नोटिस के कौन करवा रहा है? जिसने वीडियो डाला वो करवा रहा है। जी, मैं यही कहना जिसने वीडियो डाला वो करवा रहा है नोटिस। यादव की ये कैसी हरकत है कि उन्होंने वीडियो डाला और ऊपर से बीजेपी और आप देखिए हेलीकॉप्टर से रिएक्शन कर रही है। हेलीकॉप्टर में खाते हुए बार बार वीडियो डालते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो डाल के विवाद में आ चुके थे, एक बार जन्मदिन का वीडियो डाल के वो विवाद में आ चुके थे। तो मतलब ठीक है, आप बाद में जो भी सफाई दें, लेकिन चुनाव के समय पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए। लेकिन एक चीज हम कहेंगे कमलेश की बातों से, और पहली बात तो ये है कि क्यों विवाद में है। पॉलिटिशियन विवाद में रहना चाहता है, ये स्ट्रेटेजी भी हो सकता है कि हम फ्रेम में, वेदर यू लाइक मी और डिसलाइक मी। जब आप जानते हैं कि यहाँ पे ध्रुवीकरण की भी राजनीति, ध्रुवीकरण राजनीति इसलिए तो देखना चाह रहे थे, तो आप हमको डिसाइड कीजिएगा मछली खाने पर। ध्रुवीकरण की राजनीति में तब आप भी शामिल हैं? नहीं, शामिल हैं, क्यों नहीं शामिल हो भाई। उसका जो लालू जी का एग्जाम्पल दिए कि चाय और बिस्किट वाली बात, उसमें कॉम्युनल टिंच नहीं था। वो चाय बिस्कुट में चिकन था, न मटन था। वो एक था कि उस समय आप नहीं खा सकते। एक है प्रचलित जो लोकोक्ति है कि उस समय आप देख नहीं सकते हैं बाहर, आँख खराब हो जाएगा, आप खा नहीं सकते हैं। लेकिन ये मामला दूसरा है, ये मामला नवरात्रि से जुड़ा हुआ है। अब नवरात्रि है, बगल में रामनवमी भी है, साथ साथ तुम देखिए बराबर का मामला। आज है, कल है ईद। ये तीनों प्रकरण को देखते हुए ये शो किया एक तरह से तेजस्वी जी ने कि मछली खा रहे हैं, नॉर्मल है, आज ईद का है, जैसे खाता है लोग उसको खा रहे हैं। लेकिन ये तो बाद में हुआ, डिस्क्लोज किया कि हम उसके पहले खा रहे थे। ये तो बाद में रिएक्शन देख लिया। लेकिन विजय सिन्हा का बोलना भी इतना ज़्यादा कि सनातनी कहते हैं और मछली खा रहे हैं, जिस तरह उनका तरीका है बोलने का, वो हमको लगता है कि ज़्यादा बेवजह की बातों को तोल देने की राजनीति हो रही है, चाहे किडनी विवाद हो या मछली विवाद हो या फिर मटन विवाद हो। तो फिलहाल आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।